संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, संविधान के भाग 15 में बालक आवाज आ रही कीजिए। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। तो भाग 15 का शीर्षक क्या है? निर्वाचन है, इलेक्शन है। ये आपको जानना है। तो संघ की बात करेंगे राज्य की, इसका एंटाइटल निर्वाचन है। भाग 15 है, भाग 15 का शीर्षक निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 आर्टिकल में भारत के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग की बात नहीं है, निर्वाचन के बारे में बताया। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? केवल अनुच्छेद 324 में। आप ध्यान, बाकी 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन कमीशन जो उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट लाइन, अनुच्छेद 324 एक के अनुसार, अनुच्छेद 324 एक, अनुच्छेद 324 एक के अनुसार भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 एक के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था का, राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था का संचालन करने के लिए इसका अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन निर्वाचन की व्यवस्था का संचालन करने के लिए इसका अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करने वाला एक आयोग होगा। संचालन के लिए अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करने वाला एक आयोग होगा जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा, जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा। निर्वाचन आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन का जिक्र कौन से भाग में है? भाग 15 में है। भाग 15 का शीर्षक क्या है? इलेक्शंस, निर्वाचन है। और अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के खंड 1 में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग 6 निर्वाचन कराता है। लोकसभा के निर्वाचन, राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन, विधानसभा के आम निर्वाचन, विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन। इनके अलावा निर्वाचन आयोग और चुनाव नहीं कराते। तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग कौन से निर्वाचन नहीं कराता? स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन नहीं कराता है। बाकी सभी निर्वाचन निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो आर्टिकल 324 खंड 1 ये कह रहा है कि भारत में संसद के निर्वाचन के लिए और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन करने के लिए एक अधीक्षण नियंत्रण और निर्देशन करने वाला आयोग होगा। उस आयोग का नाम क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा, जिससे सामान्य रूप से भारत का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, औपचारिक नाम इसका इलेक्शन कमीशन है। निर्वाचन आयोग किसका? भारत निर्वाचन, से इसको भारत का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसका कार्यालय भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है। जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट लाइन, 2011 से प्रतिवर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 21 मार्च 1950 को, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 21 मार्च 1950 को की गई। नियुक्ति कौन लगाया? 21 मार्च 1950 को। देखो इलेक्शन कमीशन कब बना? 25 जनवरी 1950 को बना है, और इलेक्शन कमीशन का मुखिया या अध्यक्ष का अपॉइंट किया गया है 21 मार्च 1950 को। यह आप ध्यान रखोगे। इस समय पे कोई इलेक्शन हुए नहीं। पहले जो इलेक्शन हुए वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए। यह आपको ध्यान रखना। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी गई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन पहले बना है और चुनाव आयोग की नियुक्ति बाद में की गई। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिनकी नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 21 मार्च 1950 को की गई। लेकिन इस तारीख तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, वे आम निर्वाचन के द्वारा नहीं चुने गए। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनेगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिनकी संख्या राष्ट्रपति को बनेगा, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो इसका कंपोजिशन है 324 खंड के अनुसार ही लिखा हुआ है कि भारत के इस निर्वाचन आयोग में 24 निर्वाचन आयोग होगा। इस निर्वाचन आयोग का काम किन 6 इकाइयों का चुनाव कराना है, और सामान्य लोकसभा के 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे। आम निर्वाचन, राज्यसभा के चुनाव भी कराना है। संविधान ऐसा नहीं कह रहा है तो निर्वाचन आम निर्वाचन कराएगा, लेकिन कोई भी सीट खाली हो गई तो वह उसी प्रोविजन के तहत चुनाव कराता है। और विधान परिषद और राज्यसभा, उनके चुनाव आम निर्वाचन नहीं होते, उनके चुनाव द्विवार्षिक चुनाव होते हैं।
जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ 2 साल के बाद 5 साल तक कोर्स लागू नहीं होगा, और राज्यसभा है तो 2 साल पर। लेकिन राज्यसभा के लिए वहाँ निर्वाचन सूची बनाने का काम नहीं होता है। तो विधान परिषद की सूचियाँ बनाता है, राज्यसभा के लिए सूची नहीं बनाता, क्योंकि राज्यसभा पहले से ही फिक्स है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही मतदान करेंगे। उनकी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में कोई नहीं, जो भी निर्वाचित हो कराया है जो सदस्य वही क्या करेगा, वोट डाल सकता है। बाकी अन्य जो है लोकसभा है या विधानसभा है, विधान परिषद है, उनकी निर्वाचन सूची बदलती रहती है। इसलिए हर बार निर्वाचन सूची क्या बनेगी, नहीं बनाई जाएगी। उसमें नए व्यक्ति जुड़ भी सकते हैं, व्यक्ति हट भी सकते हैं, अलग अलग, इसलिए उनके आधार पर ध्यान रखा जाएगा। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी सदस्य संख्या कौन तय करेगा, संसद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह आप ध्यान रखो, एक ये तो संविधान कह रहा है, इसकी संख्या नहीं है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, अन्य चुनाव आयुक्तों की सदस्य संख्या राष्ट्रपति संसद के नियमों के तहत तय करेगा। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर 1 संसद, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति। क्या बताओगे? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार अन्य चुनाव आयुक्तों की सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, संसद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब इसका मतलब है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त मान लीजिए इस समय, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तीनों ही जो मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लाइन, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उस समय तक, जो भी पहले हो उस समय तक कार्य करेंगे। इसका मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले वो लागू होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी क्या होगा? सेम होगा। तीनों का कार्यकाल बराबर होता है, या अलग नहीं होता कि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कम है और मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, दे सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को, इसका मतलब है कि इस अवधि से पहले ये चाहे तो अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं, और अगर रिजाइन नहीं करें तो कुछ आधार है जिनके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तो, यदि
मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष होगा। नियुक्ति की जाएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष होगा और निर्णय बहुमत से किए जाएंगे। और निर्णय बहुमत से किए जाएंगे। देखिए इसका मतलब यह है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, जरूरी नहीं कि अन्य आयुक्त हो। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो एक चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, उनकी सदस्य संख्या में कम या बढ़ा सकता है। अगर एक ही चुनाव आयुक्त होगा तो कोई प्रोविजन नहीं है, वही अध्यक्ष है वही सदस्य सब कुछ है। परंतु यदि एक चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों का प्रावधान हो तो उनमें से जितने भी 5 हो 10 हो, उनमें से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है पूरे आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और जो निर्णय है वो कैसे किए जाएंगे, बहुमत से किए जाएंगे। हमेशा ऐसी सदस्य संख्या को विषम संख्या में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इस समय एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 क्या है, अन्य आयुक्त हैं। अगर 2 जने एक तरफ हो जाएंगे, कोई भी 2 व्यक्ति, वही निर्णय मान्य होगा। अध्यक्ष होने से उसका निर्णय मान्य नहीं होगा। अगर अकेला है तो निर्णय मान्य होगा, और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा आयुक्त हैं तो बहुमत जो तय करेगा वही निर्णय माना जाएगा। नेक्स्ट लाइन, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। केवल मुख्य निर्वाचन आयोग की बात है, इसका मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग को कौन हटाती है, संसद हटाती है। कैसे हटा सकती है, उसी तरीके से तो महाभियोग के माध्यम से इसको हटाया जाएगा। यहाँ पर मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की गई। कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और दूसरा उसको किन आधारों पर हटाया जाता है, 2 आधारों पर। कौन से 2 आधार हैं, मिसबिहेव कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और दूसरा असक्षमता इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। या तो असक्षम हो, कार्य शारीरिक और मानसिक रूप से न्याय की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हो, अथवा उसके द्वारा इस पद पर रहते हुए कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, बुरा व्यवहार किया गया हो, तो इस आधार पर संसद उसे हटा सकती है। ऐसी संसद जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आरोप लगाती है तो आरोप लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा, सदन संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। जो भी सदन संसद का आरोप लगाना चाहेगा उस सदन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त को 14 दिन पूर्व रिटर्न में इंफॉर्मेशन देनी होगी और सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करा के ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होगी। निश्चित अवधि के बाद संसद के उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। जो पहला सदन होगा उस सदन से 2/3 बहुमत से वो पास हो जाएगा। फिर दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा। दूसरे सदन में प्रस्ताव शुरू होने से पहले
एक न्यायिक जांच कमेटी बनेगी जिसमें 3 न्यायाधीश होते हैं। वह अगर जांच करके ये कहती है कि असक्षम हो गया है या कदाचार किया है तो उस पर दूसरा सदन भी महाभियोग को शुरू कर सकता है। वो सेम प्रक्रिया वही, अगर उससे पहले रिजाइन कर देगा तो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एक बार आरोप सिद्ध होने के बाद प्रक्रिया नहीं रुकेगी। और राज्यसभा या लोकसभा जो भी बाद का सदन है उस पर अगर 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे उस तारीख और उसी समय से उसका पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट है अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से हटाया जा सकेगा। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से हटाया जा सकेगा। तो देखिए मुख्य जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसको तो संसद हटाती है और महाभियोग से हटाती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। परंतु जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे 2, 4, 5 जो भी हो सकते हैं, ऐसे चुनाव आयुक्तों को कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे कि चुनाव आयुक्त हटाए जाते हैं संसद के द्वारा, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग के आधार पर या उपराष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है ऑप्शन नंबर 1, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है और जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आप ध्यान रखोगे संविधान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ना, जज लिखे या किसी जज को, उस जज को जैसे हटाया जाता है उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर उसको हटाया जा सकेगा। तो इसकी तुलना किसी की सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की प्रक्रिया से की गई है। नेक्स्ट लाइन, लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचन से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचन से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के आग्रह पर राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के आग्रह पर राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसका मतलब है कि किस चुनाव के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के आम चुनाव के लिए, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए, ऑप्शन नंबर 3 विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए, ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए रीजनल कमिश्नर का अपॉइंट नहीं किया जाता है, परंतु अन्य जो चुनाव हैं
उनके लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी नहीं की जाएगी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं। तो 3 का जिक्र नहीं है, राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है राष्ट्रीय चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और राज्यसभा के चुनाव के लिए रीजनल कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल लोकसभा आम निर्वाचन, विधानसभा आम निर्वाचन, उपचुनाव में भी नहीं की जाएगी। और विधान परिषद के निर्वाचन, द्विवार्षिक चुनाव है, उनसे पहले जितने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयोग चाहता है उतने भारतवर्ष में प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। इनको नियुक्त करना भी राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है और हटाना भी राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। वही प्रक्रिया जैसे अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया नियुक्त किया जाता है, वैसे इनको नियुक्त किया जाता है और हटाया जाता है। यानी प्रादेशिक आयुक्तों को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्य चुनाव आयोग की सलाह पर। तो कितने रीजनल कमिश्नर चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए? उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयोग के निवेदन पर की जाएगी। नेक्स्ट है, एक ये भी ध्यान रखना है कि रीजनल जो कमिश्नर हैं वो राज्य चुनाव आयोग की तरह नहीं होते हैं, अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन, निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा राष्ट्रपति से या राज्यपाल से, राष्ट्रपति से या राज्यपाल से आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की मांग की जा सकेगी, कर्मचारियों की मांग की जा सकेगी। देखो इसका मतलब है जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का, उसका ही काम है विधानसभा का चुनाव भी वो कराता है, विधान परिषद का चुनाव भी वो कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे चुनाव जो बड़े पूरे भारत से चुनाव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 ऑप्शन है कि मान लीजिए राज्य में भी चुनाव है लोकसभा के, और केंद्र में थोड़े हो रहे, राज्य में हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जिन राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद है वहाँ विधान परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ राज्यों में जैसे जैसे उसको पुलिस चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, कर्मचारी जितने चाहिए वो उतने कर्मचारी राष्ट्रपति से मांगेगा। तो राष्ट्रपति पैरामिलिट्री फोर्स राज्यपाल के अंडर में नहीं आती, प्रेसिडेंट के अंडर में आती है, रक्षा बलों का सेनापति है ना। तो फोर्स को भेजना या पैरामिलिट्री फोर्स को भेजना, कितनी कंपनियां चाहिए, कितनी हजार और लाख आदमी चाहिए, बंदूकधारी चाहिए, बिना बंदूक के चाहिए, सिविल चाहिए, कर्मचारी चाहिए, शिक्षक चाहिए, जो भी उसको चाहिए, पंचायत जो है उसके कार्मिक चाहिए, सचिवालय है उसके कार्मिक चाहिए, ईवीएम मशीनें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, जो भी चाहिए ना, वो सारी जिम्मेदारी है किसकी? राष्ट्रपति और राज्यपाल की, जो उसको उपलब्ध कराए। इसलिए आपने देखा होगा कि पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल से होते हुए कर्मचारियों में जाती है। तो पुलिस वाले से सड़क पर खड़े होते हैं और बस को रोकते हैं, खाली कराते हैं, लगा इसको यहाँ से। बाद में देखेंगे पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे तो आपको लगता है कि दादागिरी है, परंतु ये इलेक्शन कमीशन जब काम करता है तो उसको इमरजेंसी पावर की तरह यूज में लिया जाता है। इसलिए वह किसी की गाड़ी को भी पकड़ सकता है, गाड़ियां भी ना सवारी गाड़ियां, जैसे गाड़ी को पकड़ के ठीक है वहाँ चुनाव में लगा, अब घर नहीं जाने देंगे आपको, नंबर नोट कर लेंगे, अगर आप भाग गए तो आपको पकड़ लाएंगे, जाओगे कहाँ, भारत छोड़ कर भाग जाओ तो अलग बात है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कि ये कोई, इसमें आप किसी के कोर्ट में नहीं जाओगे कि साहब मतलब सवारी गाड़ी चला रहा था, गरीब आदमी मेरी गाड़ी ले गए, क्योंकि चुनाव किसके लिए करा रहे हैं? आपके लिए करा रहे हैं ना, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि को चुनोगे। तो इसलिए पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिहाफ पर की जाती है। हालांकि उसके लिए आपको पर्ची सिस्टम भी दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल के पैसे भी दिए जाएंगे और मेहनताना भी दिया जाएगा, जो भी है, परंतु आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी में अगर लापरवाही की तो ऐसे कर्मचारी थोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तो उस कार्मिक के ऊपर भी, जो निजी कार्मिक है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मान लो गाड़ी में आप ईवीएम रख दी और वो दूध पर जाना और ले जाए घर पर, ऐसे भी तो कर सकता है ना, ले जा नहीं सकता है, तो फोर्स रहती है उसके साथ,
और वह कैसी भी लापरवाही करेगा तो उस पर भी ऐसा क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया जा सकता है, बहुत ज्यादा जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और जिस कर्मचारी उसकी नौकरी पर खतरा है और जिसकी नौकरी नहीं है तो उसको कंडक्टर थोड़ा हटा देंगे, भाई प्राइवेट बस है तो कंडक्टर थोड़ा हटाएंगे, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, बस उसकी सीज कर दी जाएगी, चलाएगा कहाँ से, नौकरी अपने आप ही चलेगी उसकी भी। जो निजी है उनके लिए भी तो सभी जितने भी कर्मचारी चाहिए उनका रिपोर्ट भाई इतने चाहिए तो उतने कर्मचारी, इतने शिक्षक चाहिए इतने शिक्षक, इतने पियोन चाहिए इतने पियोन, इतने रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए इतने रिटर्निंग ऑफिसर, इतनी बीएसएफ की कंपनी चाहिए उतनी बीएसएफ की कंपनियां दी जाएंगी, जितने हैं उनमें से ही दी जाएगी, है ना, उनसे ज्यादा मांगे तो नहीं दी जाएगी। जो कार्य उपलब्ध है राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास वो उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाने वाले खर्च की, निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाने वाले व्यय या खर्च की जांच नहीं की जा सकेगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाने वाले खर्च या व्यय की जांच नहीं की जा सकेगी। देखो इसका मतलब है चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन के कितने पैसे लगते हैं ये ऑडिट में नहीं आएगा, ऐसे सीक्रेसी का काम मान जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए कि चुनाव कराना बहुत बड़ा काम है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है। तो कुछ चुनाव आयोग तो रकम पकड़ता है ना, चुनाव आयोग जो खर्च करेगा, कितने पैसे दे रहा है, किसको नाश्ते के दिए, किसी को डीजल के दिए, नहीं दिए, जो भी है उसकी ऑडिट नहीं की जा सकेगी। जैसे परीक्षा की ऑडिट नहीं होगी परीक्षा कामों की, पेपर 1 निकालना है और निकाल 10 रहे हैं या बता 50 रहे हैं, अलग अलग मशीन है ना, बड़ी मशीन है, कभी आपने देखिए तो ऐसे ये लिखा वो लिखा गलत लिख दिया, प्रिंट दे दिया, कितने पेजों पर आपने प्रिंट दिया, 100 पेज 1000 पर दे दिया तो 900 गबन कर दिया आपने, पर उन 900 की जांच नहीं की जाएगी क्योंकि ये मामला सीक्रेसी का मामला है। ऐसे इलेक्शन कमीशन जब कार्य करता है तो इस इलेक्शन कमीशन के पैसे होते हैं, पैसे देता है सबको, नाश्ते के देता है, भोजन के देता है, गाड़ी का किराया देता है, ड्यूटी के देता है, जो भी पैसे देगा वह खर्च पूरा संचित निधि से होगा और इसलिए उसके ऐसे खर्च की कोई भी जांच किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया के लिए, निर्वाचन आयोग निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ कार्य जो आपको लिखा होगा वह पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन करता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है अधीक्षण करने का कार्य, सुपरविजन का कार्य है, कंट्रोल करने का कार्य और डायरेक्शन करने का कार्य है। इस प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार का विवाद होता है, वृत्त को कैंसिल कर लिया जाता है या पीठासीन अधिकारी का अपॉइंट कर लिया जाता है, जो भी ये वगैरह जो आप कह रहे हैं, तो समस्त प्रक्रिया के लिए इलेक्शन कमीशन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस चुनाव आयोग के खिलाफ आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो। इस प्रक्रिया के तहत साहब मणिपुर में चुनाव हो रहे थे, पैसे बांटने के इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, यहाँ पर कोरोना महामारी फैल रही थी और इलेक्शन कमीशन ने सभाओं की अनुमति दे दी, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, उसको रोकना चाहिए था ना। इलेक्शन कमीशन का काम है जिसके खिलाफ आप कोर्ट में, किस काम के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक काम ऐसा है जिसके खिलाफ आप दुनिया के किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, जो आगे आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 325 के अनुसार, 324 की बात है, 6 करोड़ 324, अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन आयोग के द्वारा, अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन सूचियां तैयार करते समय, अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन सूचियां तैयार करते समय
किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सूचियां तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर, इन चारों का क्रम भी ध्यान रखना है, पूछा गया है कितने हैं और क्रम क्या है। धर्म नंबर 1 पर है, मूल वंश 2 नंबर पर है, जाति 3 नंबर पर है और जेंडर 4 नंबर पर है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्य या अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कोई व्यक्ति इन 4 आधारों पर, इसी के साथ कोई व्यक्ति इन 4 आधारों पर विशिष्ट निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने का दावा नहीं कर सकेगा। इसी के साथ इन 4 आधारों पर कोई व्यक्ति विशिष्ट निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने का दावा नहीं कर सकेगा। देखिए इसका मतलब है अनुच्छेद 325 ये कह रहा है इलेक्टोरल रोल बनाए जाएंगे लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए ये निर्वाचन सूचियां बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय के लिए निर्वाचन सूची बनाते समय निर्वाचन आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है धर्म के आधार पर, उसकी प्रजाति और नस्ल के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या महिला या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात धर्म के कारण, मूल वंश के कारण, जाति या लिंग के कारण नाम जोड़ने से मना नहीं कर सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की विशेष धर्म है, किसी व्यक्ति का उसकी विशेष प्रजाति है, उसकी विशेष जाति है या महिला पुरुष है, इस आधार पर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा नाम अलग से लिस्ट बनाकर उसमें जोड़ा जाए। ये दावा भी नहीं कर सकेगा कि वो अलग डिफरेंट क्लास का है या वो जेंडर से है या मूल वंश अलग है या कास्ट है, इसकी उसके लिए अलग लिस्ट बनी जाए और उस लिस्ट में उसका नाम जोड़ा जाए, ऐसा दावा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 326 के अनुसार, अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा, अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान का आधार, लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान का आधार सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार होगा। लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान का आधार सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार होगा। अर्थात ऐसे भारतीय नागरिक, अर्थात ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो, जिनकी आयु 18 वर्ष हो, जिनकी आयु 18 वर्ष हो और उन्हें भ्रष्टाचार, या मानसिक विकृति या अपराध के आधार पर, भ्रष्टाचार,
मानसिक विकृति या अपराध के आधार पर मत देने से अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने से अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, वे मतदान कर सकेंगे, वे मतदान कर सकेंगे। उसका मतलब है कि हमें वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 326 के तहत। 325 में तो इलेक्टोरल रोल बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम, अपना काम नहीं है। और 326 मतलब भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? 326 के अनुसार दिया गया है। और सार्वभौमिक का मतलब है सभी लोगों को, इस भूमि पर रहने वाले सभी लोग जो भारत के नागरिक है ना, शरणार्थी नहीं, ऐसे सभी लोग जिनकी एक निर्धारित वयस्क का मतलब 18 साल तय कर रखा है, 18 साल का व्यक्ति है या बालिका है वो बालिग माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा, और उससे छोटा है तो नाबालिग माना जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल एक निर्धारित उम्र जिसको वयस्कता की उम्र मानी गई है, ऐसे बालक और बालिकाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष है और जिनको भ्रष्टाचार के कारण या मानसिक विकृति के कारण या किसी अपराध के कारण, उसकी उम्र ज्यादा भी हो सकती है, 50-60 साल भी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर अगर अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे महिला और पुरुष मतदान देने का अधिकार रखते हैं। और ऐसे मतदान का अधिकार उन्हें लोकसभा में और विधानसभाओं में दिया गया है। इस आधार पर राज्यसभा में और विधान परिषद में मत देने का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, परंतु स्थानीय स्वशासन में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के हिसाब से 18 वर्ष का व्यक्ति या महिला मतदान कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के आधार पर, 18 वर्ष की आयु के आधार पर शहरी या ग्रामीण स्वशासन में, 18 वर्ष की आयु के आधार पर शहरी या ग्रामीण स्वशासन में मत देने का अधिकार होगा, परंतु मत देने का शहरी या ग्रामीण स्वशासन में मत देने का अधिकार होगा, परंतु आयु के आधार पर, परंतु आयु के आधार पर विधान परिषद या राज्यसभा में, विधान परिषद या राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि आम मतदाता के लिए मत देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के मतदान की आयु कितनी है? राज्यसभा में मत देने के लिए मतदाता की आयु कितनी है? बताओ कितनी है? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जब राजस्थान में 4 सीटों के चुनाव होंगे तो राजस्थान के जो 200 एमएलए हैं वही तो वोट दे सकते हैं। जो 200 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर हैं, ऐसे एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मतदान देने के लिए नहीं, मत भाग लेने के लिए, निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की उम्र है लोकसभा और विधानसभा में। और विधान परिषद और राज्यसभा में कितनी उम्र है? 30 वर्ष है। अब राज्यसभा में वोट देने के लिए उम्र 25 वर्ष से, विधान परिषद में वोट देने के लिए उम्र कितनी है? इसके लिए नहीं, कोई उम्र नहीं है, उसके लिए 18 वर्ष की उम्र ही है, परंतु 18 वर्ष का होने के आधार पर दावा नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें भेदभावपूर्ण मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उसकी जो निर्वाचन सूचियां बनाई जाएंगी, अलग अलग सूची बनेगी। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अगर 67 सीटें होती, विधान परिषद बनती, तो उसके अलग अलग 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य और 1/6 सदस्य। ऐसे सदस्य जिनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा 5 क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों में मनोनीत
प्रधानता, राज्यपाल, सहकारिता को जोड़कर 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन स्थानीय, ग्रामीण और शहरी निकायों के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, तो सदस्य नहीं हो सकते सब। यहाँ पर उनकी उम्र वैसे 21 साल होगी ना, और 25 से 21 साल है। ऐसे सदस्य जिनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, उनकी उम्र पहले से 25 वर्ष है। ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन माध्यमिक शिक्षा में अध्यापन कराने वाले 3 वर्ष से पुराने अध्यापकों के समूह के द्वारा कराया जाएगा। और ऐसे 1/12 सदस्य जिनका निर्वाचन जिन बालक बालिकाओं ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उनका ग्रेजुएशन को 3 साल हो गए हैं, ऐसे बालक बालिकाएं 1/12 सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो सबकी उम्र क्या होगी, अलग अलग उम्र हो गई ना सबकी। 18 वर्ष से ज्यादा मतदान तो कर सकता है, परंतु उस कंडीशन में जब वह 3 साल ग्रेजुएशन कर लिया हो उसने, उम्र 18 वर्ष है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। संभव है तो मतदान कर सकता है। 1 निर्वाचन सूची, 2 निर्वाचन सूची, 3 निर्वाचन सूची और 4 निर्वाचन सूची, अलग अलग निर्वाचन सूचियां बनाई जाएंगी, अलग अलग ग्रुप पूरे राज्य भर से। उनके लिए अलग निर्वाचन सूची होगी सब। एक व्यक्ति वोट दे सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है और 3 साल से पहले कर रखा है। एक व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन अभी किया है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन ग्रेजुएशन करने के आधार पर बी वोट नहीं दे सकता, ए वोट दे सकता है। जब भी 2 वर्ष के बाद चुनाव होंगे तो उनके लिए निर्वाचन सूची अपडेट की जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और निर्वाचन आयोग का एक काम है, यहाँ पर मतदान 18 वर्ष के आधार पर दावा नहीं किया जाएगा और ना ही राज्यसभा के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, मतदान की आयु, मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 23 मार्च 1989 की तारीख से 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 23 मार्च 1989 की तारीख से 21 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब है ज्ञानी जेल सिंह के समय जो 82 से या 87 में उनसे जस्ट को अधिनियम लाया गया है, राजीव गांधी के प्रयासों से अधिनियम लाया गया और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 23 मार्च 1989 को अमेंडमेंट कर दिया गया। जहां 21 वर्ष लिखा हुआ था वहां कितने वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। तो संविधान लागू होने पर मत देने की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। उसको संविधान लागू होने के 39 वर्षों के बाद परिवर्तित कर दिया गया और इस समय मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। इस संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कब लागू हुआ, 23 मार्च 1989 को लागू हुआ। वर्ष 1989 ध्यान रखिएगा, अलग अलग। नेक्स्ट लाइन, अनुच्छेद 327 के अनुसार अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद लोकसभा, अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद, लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन के पोस्टर देखो, निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण,
अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद, लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन कोष्टक में निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कोष्टक बंद। परिसीमन या निर्वाचन सूचियों के संदर्भ में नियम बना सकेगी। परिसीमन या निर्वाचन सूचियों के संबंध में नियम बना सकेगी। यहाँ दो कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो कार्य है परिसीमन का कार्य है, बाउंड्री तय करने का कार्य। दूसरा किसका कार्य है? निर्वाचन सूचियों का कार्य। किसके लिए? सिर्फ लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए। तो परिसीमन किसका नहीं होता? राज्यसभा का नहीं होता, राष्ट्रपति का नहीं होता, उपराष्ट्रपति का नहीं होता, विधान परिषदों का नहीं होता, क्योंकि उनमें जमीनी क्षेत्र ही नहीं होते। उनके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं, उनके लिए अलग कैटेगरी बना रखी है। उस कैटेगरी के हिसाब से क्या बनती है? निर्वाचन सूचियां बनती हैं। निर्वाचन सूचियां यहाँ परिसीमन केवल लोकसभा के क्षेत्रों का हो सकता है और सिर्फ विधानसभा के क्षेत्रों का हो सकता है। और परिसीमन का मतलब क्या है? जो जमीन की रेखा है कि इस, मान लीजिए ये मकान है, ये बिल्डिंग है, इसके बीच में से लाइन खींच रखी है या इसके पास से लाइन, इधर वाले तो दूसरी कैटेगरी में वोट डालेंगे जो श्री माधु विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, और इस तरह के उधर वाले कहाँ डालेंगे? चौम विधानसभा क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं। ऐसे जब हम असम में गए, असम का जो NH हाईवे है उस रोड के इस तरफ तो कौन है? मेघालय के लोग हैं, और मेघालय के इस तरफ, रोड के इस तरफ कौन से लोग हैं? असम के लोग हैं। तो जो टेम्पो वाले चल रहे थे तो मैंने कहा भाई कहाँ चल रहे हो? उसने कहा सर जब हम जा रहे होते हैं तब तो हम मेघालय में जा रहे हैं, जमीन मेघालय के हाईवे से बटा हुआ है, और जब उस तरफ आ रहे हैं हम तब किसी ऑटो लगा रखा था उन्होंने ताले ले जाने के लिए, उस तरफ आते हैं तब हम असम की बाउंड्री में आ जाते हैं। यार ये बढ़िया कहाँ है? बॉर्डर पर था हमारा, तो डेस्टिनेशन था मेघालय के अंदर था, लेकिन हम ठहरे हुए असम में थे। रोज असम से मेघालय में जा रहे थे, ऐसे लगता नहीं, पर जब बॉर्डर होता है जैसे सीकर रोड, जयपुर का बॉर्डर लग रहा है सर रोड के पास, और पुलिस वहाँ खड़ी हो जाए तो आपको पता चलेगा, जैसे कोरोना के समय खड़ी थी ना, तो रोक लेते थे कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ रहे हैं? सीकर से जयपुर जा रहे हैं ना, अब जाओ बोले आप रोड से जाओ, पर आपको जिले की सीमा क्रॉस करना है। उस समय आपको फिर इन्वेस्टिगेशन होगा आपका, ऐसे नहीं जा सकते आप, सामान्य स्थिति में जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, और उस समय रोक लिया कि सीकर से जयपुर में क्यों जा रहे हैं? तो मेरा खेत है उधर, ऐसा भी हो सकता है, नहीं जा सकते ना। तो शिवाला और आसपास का जो क्षेत्र है, तो एक परिसीमन का मतलब है ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्या कहा जाता है? परिसीमन क्षेत्र कहा जाता है। परिसीमन का कार्य करना नंबर 1 पर संसद का प्राधिकार है कि जैसलमेर बाड़मेर जैसा बड़ा क्षेत्र हो सकता है जनसंख्या के आधार पर, या चांदनी चौक जैसा छोटा क्षेत्र हो सकता है जनघनत्व ज्यादा होने के कारण। परिसीमन कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना या उनके लिए निर्वाचन सूची बनाना, दोनों में से कोई भी कार्य है वो इलेक्शन कमीशन के तहत संसद करती है। और संसद के इस कार्य में, इलेक्शन कमीशन की परमिशन से है, संसद के इस कार्य में, इलेक्शन कमीशन के इस कार्य में किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 328 के अनुसार अनुच्छेद 328 के अनुसार यदि संसद नियम नहीं बनाती है तो, यदि संसद नियम नहीं बनाती है तो उस दशा में, यदि संसद नियम नहीं बनाती है तो उस दशा में विधानमंडल, राज्य विधानमंडल परिसीमन या निर्वाचन सूचियों, उस दशा में राज्य विधानमंडल परिसीमन या निर्वाचन सूचियों का कार्य करने संबंधी, परिसीमन या निर्वाचन सूचियों का कार्य करने संबंधी नियम बना सकेगा।
कार्य इलेक्शन कमीशन के कार्य यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर एक पर याद ये ध्यान रखोगे, संसद विधानसभाओं की तुलना में शक्तिशाली है। अगर संसद ने परिसीमन कर दिया है तो उस परिसीमन में विधानसभा परिवर्तन नहीं करेगी। पहली बात, अगर संसद ने निर्वाचन सूचियां बना दी है तो राज्य विधानसभा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऐसा परिसीमन का कार्य अगर संसद ने नहीं किया हो, निर्धारण नहीं किया हो या निर्वाचन सूचियां नहीं बनाई हो, उसी स्थिति में राज्य की विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है तो विधानमंडल कहते हैं उसको, राज्य विधानमंडल या विधानसभा परिसीमन को निर्वाचन सूचियों के बारे में नियम बना सकती है। तो विधानसभा को किसके तहत पावर दी गई? 328 के तहत, और संसद को 327 के तहत, दोनों अलग अलग। नेक्स्ट टाइम अनुच्छेद 329 के अनुसार, अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 327 और 28 के उपबंधों के तहत, अनुच्छेद 328, 327 और 328 के उपबंधों के तहत परिसीमन और निर्वाचन सूची संबंधी, परिसीमन और निर्वाचन सूची संबंधी कार्य करेगा। नेक्स्ट लाइन, निर्वाचन आयोग के इस कार्य में, निर्वाचन आयोग के इस कार्य में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निर्वाचन आयोग के इस कार्य में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखो अंतर समझ गए आप? तीन चीजें हैं। 327 का मतलब है कि संसद इस मामले में कानून बना सकती है। 328 कह रहा है कि संसद ने कानून नहीं बनाया हो, उस स्थिति में विधानसभा कानून बना सकती है। 329 कह रहा है कि 327 और 328 दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग क्या करता है? परिसीमन करवाता है और निर्वाचन सूचियां बनाई। इनका काम थोड़ा संसद का इनका, वो तो इन संबंध में नियम बनाती है। निर्वाचन आयोग अगर परिसीमन और निर्वाचन का कार्य करता है, इस कार्य में कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु इसके क और ख है, तो क में लिखा हुआ है 327-28 के अधीन रहते हुए अगर इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचन सूचियों के बारे में और परिसीमन के बारे में कोई काम किया है, उस कार्य को आप कोर्ट में प्रसंगत नहीं कर सकते। ख में ये कहा जा रहा है कि इनके अलावा चुनाव का अगर कोई कार्य है तो उस कार्य के संदर्भ में आप न्यायालय में प्रसंगत कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्रसंगत तभी किया जाएगा जब सक्षम प्राधिकारी इसकी आपको क्या देता हो? अनुमति देता हो। नेक्स्ट लाइन लिखो, निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, निर्वाचन संबंधी विवाद सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से न्यायालय में प्रश्नगत किए जा सकते हैं। निर्वाचन संबंधी विवाद सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से न्यायालय में प्रश्नगत किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको मैंने पढ़ाया आर्टिकल 71 के तहत जब राष्ट्रपति का कोई विवाद हो, राष्ट्रीय चुनाव का विवाद हो, तो केवल कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और अगर लोकसभा या राज्यसभा या अन्य कोई भी चुनाव, अन्य किसी भी चुनाव का जो विवाद है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में भी सुना जा सकता है। परंतु ऐसी अपील या शिकायत तभी सुनी जाएगी जब सक्षम प्राधिकारी ने आपको अनुमति प्रदान कर दी हो, तब आप खंड जो है, उच्च न्यायालय है या नीचे का एसीजेएम कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, वहां पर आप ऐसी अपील कर सकते हो, ऐसी कंप्लेंट दायर कर सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन के अनुसार। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, निर्वाचन आयोग के
प्रमुख कार्य, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्यों नाम लिखना। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य नंबर 1, पहला काम तो यही है, चुनाव का आयोजन करना, चुनाव का आयोजन, चुनाव कराना इसका काम है। नंबर 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, नंबर 3, आदर्श आचार संहिता का निर्माण, संहिता का निर्माण व पालन, निर्माण व अनुपालन। निर्वाचन की तारीख व चरणों की घोषणा, नंबर 1 पर है चुनाव का आयोजन कराना, सामान्य चुनाव की बात है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना। नंबर 3, आदर्श आचार संहिता का निर्माण व अनुपालना, दोनों उसी के काम है। नंबर 4 पर है निर्वाचन की तारीख, ये पूछा गया है कई बार, और चरणों की घोषणा। नेक्स्ट है निर्वाचन परिणाम घोषित करना, चुनाव रद्द करना, निर्वाचन नामावलियां तैयार करना, नाम करना और निर्वाचन नामावलियां तैयार करना और उन्हें अद्यतन या अपडेट करना, मतदाता को जागरूक करना, राजनीतिक राष्ट्रपति को
निर्वाचित सदस्यों की योग्यता के बारे में सलाह देना। राष्ट्रपति को निर्वाचित सदस्यों की योग्यता के बारे में सलाह देना। नामांकन पत्र को स्वीकृत खारिज करना। नामांकन पत्र को स्वीकृत किया खारिज करना। क्या हो गया? दिखाई नहीं दे। राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव की स्थिति से अवगत कराना। पहला है चुनाव का आयोजन करना, दूसरा है स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, तीसरा है आदर्श आचार संहिता का निर्माण और उसकी पालना कराना, चौथा है निर्वाचन की तारीख व चरणों की घोषणा, पांचवा है निर्वाचन परिणाम घोषित करना, छठवां है चुनाव रद्द करना, सातवां है निर्वाचन नामावलियां तैयार करना और उन्हें अपडेट करना, आठवां है परोक्षी मतदान की व्यवस्था करना, नौवां कार्य परिसीमन का कार्य करना, 10वां कार्य मतदाता को जागरूक शिक्षा देना इसका काम नहीं है, मतदाता को जागरूक करना, 11वां कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 12वां कार्य राष्ट्रपति को निर्वाचित सदस्यों की योग्यता के बारे में सलाह देना, 13वां कार्य नामांकन पत्र को स्वीकृत या रद्द करना खारिज करना, 14वां कार्य है राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव की स्थिति से अवगत कराना। ये चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हैं। इनमें से केवल एक कार्य ऐसा है जो परिसीमन का कार्य है, उस परिसीमन के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाकी सब कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसे कोई नहीं समझ में आ रहा तो बता दो मेरे को। आगे ना समझ सको। देखो यहाँ इस कार्यों के आधार पर इलेक्शन कमीशन को अब दिखाऊंगा कि वो कैसा कमीशन है ना, कार्यों से तय होता है वो कैसा कमीशन है। इसमें वो जुडिशियल कार्य भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है, डिसीजन लेने वाले फंक्शन भी करता है, सभी फंक्शन करता है, ऑटोनोमी इंस्टीट्यूशन के रूप में भी कार्य करता है। देखिए सबने परोक्षी मतदान का मतलब है कि जो खुद आकर वोट नहीं दे सकता, उसके लिए जैसे सैन्य बलों में है या पुलिस में है या दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, तो वो डाक मतपत्र के द्वारा क्या देता है, वोट भिजवाता है। उसको अप्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, परोक्षी मतदान कहते हैं। प्रत्यक्ष तो जैसे राज्यसभा की वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष मतदान है। हम जो वोट दे रहे हैं लोकसभा विधानसभा में वो प्रत्यक्ष मतदान है, लेकिन हम नहीं वो दूसरी जगह कार्य कर रहे हो, वहां से अगर डाक के द्वारा वोट भेजें। राष्ट्रीय चुनाव में ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय चुनाव में केवल निवारक निरोध में किसी को गिरफ्तार कर रखा हो तब परोक्ष मतदान की व्यवस्था है। बाकी लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में और राज्यसभा में परोक्ष मतदान की क्या है, व्यवस्था की। ये आपको ध्यान रखना, उसको परोक्ष मतदान कहा जाता है जब मतदाता के लिए अन्य स्वरूप में मत की व्यवस्था करना। देखो लिखिए इधर आगे देखो, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, निर्वाचन आयोग संवैधानिक, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसका मालिक कहाँ चला गया आज? मालिक
लैपटॉप पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, बैकअप की आवाज है ना। देखो यहाँ इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए है क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संबंधी कार्यों का जिक्र किया गया है। निर्वाचन आयोग से 324 में बाकी उसके असिस्ट करने वाले कार्य हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, स्वायत्त निकाय है, इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ शक्तियां ऑटोनॉमी स्वरूप में दी गई है कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जैसे कि परिसीमन का कार्य है और निर्वाचन सूची का कार्य, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि इसका नाम काट दो उसका जोड़ दो, कहने से नहीं होगा। मान लो कि आप कर्मचारी को कह दो, वो आदमी है तो उसको अपडेट करना, वो ऑनलाइन भी हो गया आजकल, मोबाइल हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको या अगले जो चुनाव है 24 में तो नहीं 29 में चुनाव है, वहाँ आपको घर से वोट देने की सुविधा हो, तो जिसके पास स्मार्टफोन हो दोनों अवसर रहेंगे कि वहाँ जाकर भी वोट दे सकते हो। अगर आपको जोर आ रहा है एसी में बैठे बैठे आप मोबाइल पर लॉगिन करोगे, उस टाइम के दौरान 4 से 5 बजे तक आपको कोड मिलेगा, कोड से आप लिंक ओपन करोगे, मतदान करोगे, जैसे वोट कास्ट करोगे वो आपका कोड लॉक हो जाएगा, दोबारा आप वोट नहीं दे सकते हो। मोबाइल वोटिंग उसको कहा जाता है। फ्रांस और ऐसे देशों में सुना होगा आपने, बाद में आया था कि फ्रांस के राष्ट्रीय चुनाव के पहला जो चरण चल रहा था, कोलकाता से लोग क्या कर रहे थे, मतदान दे रहे थे। फ्रांस तो कहाँ है और कलकत्ता कहाँ है, ऐसे कैसे वोट दिया जा सकता है। उन्होंने जो वोट दिया है वो ऐसा बैलेट था जो मैनुअल था, और मैनुअल पर वोट दो कि बॉक्स में पैक किए, वो बॉक्स कहाँ जाएगा, हवाई जहाज से फ्रांस जाएगा, फिर उसको खोलेंगे वहाँ देखेंगे। ऐसी सुविधा छोटे देश हैं इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। वैसे भी अन्य देशों में स्विट्जरलैंड वगैरह में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जर्मनी में किया जा रहा है, पोलैंड में भी यूज किया जा रहा है। छोटे जो चुनाव है वहाँ मशीन के द्वारा आप वोटकास्ट, ईवीएम भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, और ईवीएम की जितने आने वाले से मोबाइल बूथ आपने सुने होंगे, से मोबाइल वोटिंग की जाएगी, अपने मोबाइल से आप वोटकास्ट कर सकते हो। मतदाता जो पहचान पत्र है वो भी आजकल ऑनलाइन ही बना सकते हो, आप नाम भी ऐड कर सकते हो, वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ नॉमिनेशन कर सकते हो, आप नाम हटा सकते हो, नाम जोड़ सकते हो। अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं आई है, पुराने जमाने में ऐसे ही तो थी 1992 में चेहरा तो दिखाई नहीं देता, तो आप कह दो मुझे शानदार हो। वैसे मेरे पिताजी का जो वोटर कार्ड था उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता, तो क्या आज वोटर कार्ड वो बोलता है कि आपने राशन कार्ड दिया हो, कोई और कार्ड दिया हो, उसमें पता ही नहीं चलता है। तो हमने बना दिया रंगीन, है ना, तो रंगीन में पिताजी भी रंगीन हो गए, उनका कलर आ गया कि साफे का कलर है, ऐसे पूरा चेहरे का कलर है, कलर है ना, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है ना, ऐसा आप ऑनलाइन फोटो खींच के मोबाइल से अपलोड करोगे, वैसे आपका कार्ड बन जाएगा। बना रखा क्या आपने कलर वोटर कार्ड? नहीं बना रखा ना, बना रखा, फोटो अच्छी है ना उसमें। इसलिए ऐसा जो कमीशन है वो स्वायत्त निकाय भी इसके साथ साथ में डिसीजन लेता है कुछ मामलों में, जैसे कि राज्य शासन के दौरान कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव है या नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अगर उसने कह दिया चुनाव नहीं करा सकता तो राष्ट्रपति के कहने से भी चुनाव नहीं होंगे, उसको 3 वर्ष से ज्यादा समय तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो निर्वाचित सदस्य हो गए उसके बाद कि भाई योग्य है या अयोग्य है, दल बदल को छोड़कर राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति किस आधार पर तय करता है? इलेक्शन कमीशन जो सलाह देता है उस सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, बाध्य नहीं है, परंतु उसकी सलाह ही वो मानता है, क्योंकि इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन सलाह देगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सेमी जुडिशियल बॉडी के नाम से, सेमी जुडिशियल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चुनाव आयोग है। इसको इसलिए माना पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट जो कमीशन का अवार्ड मिला है अपने निर्वाचन आयोग को मिला है। हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक 30 से 35 देशों में इलेक्शन की ट्रेनिंग दी गई है। इस मामले में आप कह सकते हो विश्व गुरु है भारत, कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बड़ी है। 7 से 10 चरणों में चुनाव होते हैं, बहुत बड़े चुनाव होते हैं। पूरी दुनिया में भारत जितना बड़ा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ चुनाव होते हैं। चाइना है तो वहाँ इलेक्शन की अलग सिस्टम है, जनसंख्या तो अपने से ज्यादा है, परंतु वहाँ वोटिंग का अलग तरीका है, इसलिए उसको इलेक्शन नहीं माना जा रही। परंतु भारत के जो चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के चुनाव कराना मतलब आधी दुनिया के चुनाव कराने जैसा है। इसलिए भारत में चुनाव एक उत्सव की तरह है। चुनाव ना अपने त्योहार होता है ना, जैसे बेटी का ब्याह होता है, तो वैसे ही उसके लिए क्या बेटी का नहीं, बेटी के ब्याह की जिम्मेदारी ज्यादा है।
वैसे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव कराना, हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं, चाहे उपचुनाव हो सकते हैं, बाईकामेंट इलेक्शन हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, होते रहते हैं 2 वर्ष पर, विधान परिषद के हैं, विधानसभा के हैं, पंचायतों के हैं, शहरी स्थानीय शासन के हैं। पूरे 5 साल में ऐसा कोई साल नहीं जब चुनाव नहीं होते, तो चुनाव चलते ही रहते हैं, तो चुनाव ही कराता है इसका तो मतलब। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा अनुभव विशेष रूप से नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा और आसपास की जितनी भी कंट्री हैं, सब कंट्री में भारत का इलेक्शन कमीशन ने जाकर ट्रेनिंग उनको दी है। वो बताते हैं कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं, इतनी बड़ी मशीनरी का यूज कैसे किया जाता है, और वो भी ईवीएम से चुनाव कराना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट लाइन, पहले निर्वाचन आयोग, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे, सुकुमार नाम का उपनाम है। पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट लाइन, पहली महिला मुख्य चुनाव आयोग, पहली महिला मुख्य चुनाव आयोग महिला मुख्य चुनाव आयोग रमा देवी, पोस्टर में 1989 से नंबर कर रहे हैं। पहली महिला चुनाव आयोग रमा देवी थी, पहली महिला चुनाव आयोग रमा देवी थी। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली मुख्य चुनाव आयोग, सर्वाधिक शक्तिशाली मुख्य चुनाव आयोग टीएन सेशन, पोस्ट में 1990 से 1996। पहले शक्तिशाली मुख्य चुनाव आयोग टीएन सेशन 1990 से 1996, टीएन सेशन थे। देखो सुकुमार सेन को अपॉइंट किया गया, तो सामान्य चुनाव आयोग में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पहले और बाद में नहीं बनी है। सबसे शक्तिशाली चुनाव आयुक्त टीएन सेशन को माना जाता है, इसलिए सभी शक्तिशाली है सुकुमार सेन से लेकर वर्तमान तक, लेकिन एकमात्र टीएन सेशन ऐसे थे जिन्होंने चुनाव आयोग की जो शक्तियां थी संविधान के द्वारा, उन शक्तियों का क्या किया, यूज किया। जो वोटर कार्ड आज आप देख रहे हो किसकी देन है, मुख्य चुनाव आयोग की देन है। टीएन सेशन ने कहा कि कोई ऐसे आकर कैसे वोट दे सकता है कि मैं श्यामलाल को वोट दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद कह देगा कि मैं रामलाल हूँ तो वोट देगा, फिर कह देगा मैं तो हरिराम हूँ, आएगा साइन बताएगा वोट देता ही जाएगा वो। तो उस समय तक बाहुबली के आधार पर वोट जो परोक्ष मतदान है उस सिस्टम में जो आदमी है नहीं उसका वोट छदम जो वोट है ऐसे शैडो वोट दिए जाते थे। ऐसे बोगस वोट को रोकने के लिए टीएन सेशन ने कहा फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, पर उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, इतने बड़े स्तर पर वोटर आईडी कार्ड बनाना अपने आप में चुनौती थी। फिर भी टीएन सेशन के प्रयासों से 1992 में वोटर कार्ड जारी किए गए। हालांकि अब तक भी ऐसा है कि मुख्य जो आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो अन्य जो कार्ड हैं कार्ड के आधार पर राशन कार्ड या जो भी है 10वीं की मार्कशीट या वो कोई जो पर्ची देकर जाता है बीएलओ उसके आधार पर आप वोट कास्ट कर सकते हो। अभी भी आप झूठा वोट दे सकते हो ना, ये संभावना है। विशेष रूप से महिलाएं घूंघट निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा वोट कास्ट कर सकती हैं। जो सामने बैठा है घूंघट भी नहीं देख सकता और है ना वोट भी देकर चली जाएगी, सजना आ रही है सुमित्रा आ रही है, कुछ पता नहीं चलेगा कौन वोट देकर गई। टीएन सेशन ने इसको रोकने का एक सुधारपूर्ण कार्य किया और उसने कुछ कमेटियों के गठन करने का रिकमेंडेशन भी किया। टीएन सेशन को कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन टीएन सेशन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ। नेक्स्ट लाइन, 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था। 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था। नेक्स्ट लाइन, 1989 से 90 तक 3 सदस्य आयोग था। 1989 से 90 तक 3 सदस्य आयोग था।
अक्टूबर 1993 से अक्टूबर 1993 से अब तक यह 3 सदस्यीय आयोग है। अक्टूबर 1993 से अब तक यह 3 सदस्यीय आयोग है। देखो आयोग की संरचना का मतलब अध्यक्ष सही सदस्य, उसको संरचना कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। इस समय तक यह 1 सदस्यीय आयोग था। पहली बार जब रमा देवी बनी तब इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया, 3 सदस्य। लेकिन जैसे टीएन शेषन आए तो उन्होंने कहा कि 3 सदस्यों का मतलब नहीं है, कांग्रेस को कहा कि 1 सदस्य होना चाहिए, एक अध्यक्ष हो कोई मुख्य आयुक्त हो, क्योंकि पावर का यूज कर सकता था। जब टीएन शेषन को बनाया गया तो उसने पावर का यूज किया। जब पावर का यूज किया तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अपराधियों को भी रोकने लग गया कि जिनके खिलाफ उसने ऐसा भी सुधार तो किए कि तारपुर की समिति 1975 उसकी रिकमेंडेशन ले ली उसने। इसके अलावा गोस्वामी समिति उसकी रिकमेंडेशन भी ले ली उसने, और इसके अलावा एक बीएन गुप्ता करके कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशन भी उसने स्वीकार की। उनकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसका नॉमिनेशन में क्या कर दूंगा, खारिज कर दूंगा। अगर वो ऐसा करता तो अधिकांश राजनेताओं के नॉमिनेशन खारिज कर हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ संपत्ति को लेकर कोई वाद दायर किया गया है, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे व्यक्ति जिन पर जनसंख्या कानून लागू होता है, ऐसे सब व्यक्तियों के नॉमिनेशन क्या कर दूंगा, मैं रद्द कर दूंगा। तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? अगर वो ऐसे करेगा तो यही तो चुनाव लड़ते हैं। सामान्य आदमी जो है वो बहुत कम है ना संख्या में, विशेष रूप से राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि राज्यसभा में वकील जाते हैं, जज होते वो जाते हैं, या व्यापारी जाते हैं। तो आपको पैसे की पेटी ले जाओ, रख दो, आप मेंबर बन गए, आपको कुछ ही नहीं करना, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप सांसद बन गए, जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती रहेगी, जितने दिए उससे ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 3 बार पेंशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब था कि टीएन शेषन ने कहा कि इन सब लोगों को मैं रोक देता हूँ। जैसे उसने ऐसी कोशिश की तो अक्टूबर 1993 में बिल लाया गया और ये कहा गया कि टीएन शेषन क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है, इसलिए टीएन शेषन की पावर को रोका जाए। पावर को रोकने के लिए उसने कितने का सदस्य बनाए, एक को क्या टीएन शेषन रह गया, 2 अन्य अपॉइंट और कर दिए। अब निर्णय कैसे करोगे, बहुमत से। तो अब तक तो टीएन शेषन अकेले की चल रही थी, और अब जो 2 लोगों को अपॉइंट करवाया वो एक तरफ हो गए तो टीएन शेषन की चलेगी नहीं, उनमें से एक आदमी को और मिलाना पड़ेगा टीएन शेषन को। तो पावर जो थी वो डाइल्यूट कर दी गई, जैसे उसको बांटा गया तो उसके लिए मुसीबत हो गई। इसलिए टीएन शेषन 93 के बाद ज्यादा सुधार नहीं कर पाया। इसलिए टीएन शेषन जो था पावर के लिए उसने ये कहता था कि शक्तियां कुर्सी में होती हैं, अब कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति शक्ति का यूज करे या नहीं करे, कुर्सी बचाना है ना, कुर्सी बचाने में लग गया तो यूज नहीं कर पाएगा, फिर कोई कुछ ही करे, चुनाव होते रहेंगे, सरकार क्या चाहती है वैसे काम करो। इसलिए अभी भी चुनाव आयोग पर 1950 से लेकर 2022 तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसलिए चुनाव का जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराओ। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की घोषणा कर देता है तारीखों की, उसके बाद सत्ताधन एक पैसे का भी फायदा किसी को नहीं कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन देखता है। अब इलेक्शन कमीशन चाहे तो करोड़ों रुपए दिलवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो चाहे तो एक पैसा भी किसी को बांटने नहीं दे। पैसे बांटे जाते हैं ना, कुछ भी नहीं बांट सकते इलेक्शन कमीशन चाहे। इसलिए इलेक्शन कमीशन में पावर तो है, लेकिन वो पावर का कभी यूज करता नहीं है। इतनी चुनाव आयुक्तों ने सुकुमार से लेकर वर्तमान तक केवल टीएन शेषन ने पावर का क्या किया है, यूज किया है। नेक्स्ट, वर्तमान चुनाव आयुक्त क्या नाम है बालक, सतीश चंद्र है, क्या है, सुशील चंद्र। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है। चुनाव आयोग के द्वारा राज्यों में, चुनाव आयोग के द्वारा राज्यों में शहरी और ग्रामीण स्वशासन के चुनाव नहीं कराए जाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा राज्यों में शहरी और ग्रामीण स्वशासन के चुनाव नहीं कराए जाते हैं।
उनके चुनाव राज्य का चुनाव आयोग कराता है। राज्य का चुनाव आयोग, उनके चुनाव राज्य का चुनाव आयोग कराता है।